तो बीइंग अ बिगनर फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है आज के सिनेरियो में उस चीज़ को करने की, क्योंकि ये पहले तो नहीं होती थी। आज के ज़माने में हमारी जो लाइफस्टाइल जिस हिसाब से चेंजेस हुई हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ की ही हम बात कर ले तो आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। हाँ, मतलब आजकल हमारे डिसीजन इम्पल्सिव होते हैं, रैशनल नहीं होते हैं। हम कैलकुलेट नहीं करते कि क्या इसका ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट मंथली हमारे बजट पे आने वाला है। बजटिंग तो शायद ही बहुत कम लोग करते होंगे सर। वेयर यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो ये कितना सही है कि मैं खुद उस ऐप के थ्रू अपना जो भी SIPs और वो ले रहा हूँ, तो उसे लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं मुझे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद से करते हो तो सबसे पहले चीज़ होती है कि आपके पास, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटिलिटी है, फिर मार्केट एकदम से नीचे गिरा और सडनली आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपका फंड जो है वो लॉस में चल रहा है, तब आप क्या करोगे? पैसा मेरे पास आना है तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि इसे मुझे खर्च कैसे करना है, ये कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये तो बता दिया लोगों को कि म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा सही है, कब सही है, कितना सही है। सो मैं अगर आपसे सर फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस लेता हूँ तो क्या बेनिफिट्स मुझे मिल जाएंगे जो बीइंग अ कॉमन पर्सन मैं नहीं देख पाऊँगा। पीयूष सर, वेलकम है आपका द अनडिस्कस पॉडकास्ट शो पर। सर, पिछले कई दिनों से जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों को कवर करना चाहिए और जो अभी अनडिस्कस्ड है, इन पर्टिकुलर इंदौर के सिनेरियो को देखते हुए, तो कुछ टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे ट्रैफिक को लेके हो, चाहे हमारे वो एनवायरनमेंट को लेके हो। लेकिन एक क्वेरी अभी भी राइज हो रही थी, वो हो रही थी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। आज इंदौर में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बोलेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं शेयर मार्केट को लेके, बहुत सारे ऐप्स हम लोग अब देख रहे हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भी अभी भी इंदौर के मानस में वो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके वो सीन क्रिएट नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। सो सबसे पहले आज की इस कन्वर्सेशन को शुरू करें तो मैं यही जानना चाहूँगा, बीइंग अ बिगिनर, अगर मैं भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ तो बीइंग अ बिगिनर फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है आज के सिनेरियो में उस चीज़ को करने की, क्योंकि ये पहले तो नहीं होती थी। सबसे पहले आशीष जी थैंक यू, आपने मुझे इंदौर टॉक के पॉडकास्ट शो में मुझे इनवाइट किया। और मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा आपने जो क्वेश्चन या टॉपिक जो चुना है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का। सर, अगर हम इसको पहले से अगर हम इसको कंपेयर करें, ट्रेडिशनल से हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे हमारे पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे तो उस समय इतनी दिक्कत नहीं जाती थी क्योंकि महंगाई बहुत कम थी सर, इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था सर। एक परिवार के अंदर ही काफ़ी मतलब एक फादर के 3 से 4 बच्चे या 5 बच्चे होते थे, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लेते, मतलब मैनेज हो जाते थे। स्कूल की फीसेस बहुत कम होती थी, कुछ हम लोग राशन खरीदने जाते थे, कुछ दे वर वेरी चीपली अवेलेबल एंड ईजली अवेलेबल। पर आज के ज़माने में हमारी जो लाइफस्टाइल जिस हिसाब से चेंजेस हुई हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ की ही हम बात कर ले तो आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। चाहे वो मेडिकल की आप बात करें, चाहे बच्चों की स्कूल फीस की बात करें, या हम बात करें जो जैसे पहले था कि पहले 2 व्हीलर्स नॉर्मल होती थी, पर आज के ज़माने में 4 व्हीलर्स इज नेसेसिटी फॉर एवरीवन। तो जिस हिसाब से चीज़ें नेसेसिटी हुई तो आज उस चीज़ के लिए हम लोगों को बेसिक रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज होता है पैसा, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना होता है। अगर आप उसको ट्रेडिशनल तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको ट्रेडिशनल रिटर्न्स मिलेंगे। आपको ट्रेडिशनल तरीके से बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिशनल में आ जाता है FD, अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट जो है आपको 6-7% का आपको रिटर्न मिलेगा। जो इन्फ्लेशन रेट 7 to 8% है, आपको जो इन्फ्लेशन चलो उसको भी बीट नहीं कर पाएगा। तो फिर हमें आज के ज़माने में हम ट्रेडिशनल थिंकिंग को चेंज करते हुए हमें मॉडर्न की तरफ बढ़ना है। तो मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे कैसे? आज हम अपनी फैमिली की भी प्लानिंग करते हैं, तो क्यों ना हम अपने फाइनेंस की भी प्लानिंग करें। हम फाइनेंस की प्लानिंग करेंगे तो हम अपने पास जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे।
तो आपके फाइनेंस की अगर प्लानिंग होती है तो आपके पास कितना इनकमिंग है, कितना आउटगोइंग है, इस सब चीज़ों को आपको प्रॉपरली तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। पहले के ज़माने में आप देखेंगे तो पहले क्या होता था कि जो इनकम आए उसमें से हमने खर्चा कर लिया, जो बचा हमने इन्वेस्ट कर दिया, डेफिनेटली। तो आराम से हो जाता था। लेकिन अब उल्टा हो गया सर, क्योंकि पहले अगर आप खर्च पहले हो जाते हैं आजकल खर्चे पहले हो जाते हैं। तो उसका मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा दूंगा कि सर पहले आप जब भी आपके पास क्या था कि जब हम लोग कॉलेज ज़माने में आप होगा, वी आर ऑफ द सेम एज, अगर हम उसको बोले 40-43, डेफिनेटली। तो पहले क्या होता था कि चेक से हम लोग पैसे विड्रॉ करते थे। पैसे हमें चेक भरना पड़ता था, हम बैंक में जाते थे, हमें टोकन मिलता था और हम पैसे निकालते थे। फिर उसके बाद क्या आया, एटीएम आया। तो फिर भी हमें एटीएम तक जाना पड़ता था, हम पैसे निकाल लेते थे कि। लेकिन अब क्या हो गया है, जब से हमारे पास यूपीआई आया है तो हमारा बैंक जो होता है बहुत इजीली लिक्विडेट हो सकता है। आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है, सो यू कैन नॉट, मतलब आप सोचने के लिए नहीं है आपके पास, आपको पसंद आए, यू जस्ट आपने उसको स्वैप किया, एटीएम स्कैन किया एंड यू जस्ट पेड एंड योर थिंग इज बिलोंग्स टू यू। हाँ, मतलब आजकल हमारे डिसीजन इम्पल्सिव होते हैं, रैशनल नहीं होते हैं। हम बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करते कि क्या इसका ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट मंथली हमारे बजट पे आने वाला है। बिल्कुल सर, बजटिंग जो आपने बहुत अच्छा टॉपिक अभी वर्ड पकड़ा, बजटिंग तो शायद ही बहुत कम लोग करते होंगे सर। बिजनेसमैन होंगे जो थोड़ा बहुत, अभी भी उन लोग बिजनेस में चूंकि ऑडिट करवाना है, प्लानिंग करना है, तो उन लोग कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीके से देखा जाए ना, नॉर्मल हाउस होल्ड वाले बजटिंग नहीं करता है कोई। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो मतलब जो इनकमिंग है और आउटगोइंग, आज आपको पता ही नहीं है कि कब इनकमिंग आपका खाली हो गया सर। डेफिनेट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर, पहले जैसे ही आपके पास इनकम आए उसमें से कुछ पोर्शन आप उसको इन्वेस्ट करो और जो पैसा बचा है उसको आप फ्रीली आप इंजॉय करो। तो आप उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे सर? इन्वेस्ट करने के लिए होता है प्लानिंग। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है सर, उसके अंदर में आपका जो पूरा फाइनेंस है, जो वेल्थ है आपका, उसको स्टडी किया जाता है। ओके। एंड देन वी इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली कि कौन से टूल्स में अपने को इन्वेस्ट करें, किस हिसाब से इन्वेस्ट करें। ओके। तो जहाँ पे आपको बेटर रिटर्न्स आपको मिले, जो आपके गोल्स हैं वो हम लोग उसको फुलफिल कर पाएँ। पुराने ज़माने की बात करें, हमारे पापा के टाइम की या हमारे टाइम की भी, जब हम अर्ली एजेस में थे, तो पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा रियरली फिर व्हीकल्स पे सोचा जाता था, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उस पर सोचा जाता था। लेकिन आज के टाइम में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा लाइफस्टाइल नीड्स हो गई हैं, व्हीकल नीड्स हो गई हैं, टेक्नोलॉजी की नीड्स हो गई हैं। मोबाइल हर साल या हर कुछ तो 6 महीने में भी अपडेट करते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस पहले प्लान नहीं होते थे, लेकिन अब ये हो रहे हैं। कई बार सोसाइटी के हिसाब से हमको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहे हैं। वेडिंग ऑलमोस्ट, अब जो पहले की वेडिंग होती थी बड़ी सिंपल होती थी, आज वेडिंग्स में मतलब पूरी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं लोग। तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और ये खर्चे कैसे हैं कि अनसर्टन है। मेडिकल अपने आप में एक अनसर्टन हो गया, दो ठीक है, उसके लिए हम मेडिक्लेम ले लेते हैं, पर मैक्सिमम अभी भी लोगों ने मेडिक्लेम नहीं लिया है। तो जब सिनेरियो सर इतने चेंज हो गए हैं, अब आज के टाइम में हम हर चीज़ के लिए थॉट तो ले रहे हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए ले रहे हैं, चाहे हमारे लाइफस्टाइल के लिए ले रहे हैं, चाहे बच्चों की एजुकेशन के लिए ले रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग आज भी अंडर एस्टिमेटेड है, क्योंकि उसको ऐसा माना जाता है कि यार पैसा मेरे पास आना है तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि इससे मुझे खर्च कैसे करना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है। मतलब बोलते हैं ना कि अगर हमें कोई बीमारी है तो बट ऑब्वियस हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि ही इज़ द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज़। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हम इंटरनली कर लेते हैं। तो उसमें आपकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है और क्यों पड़ रही है? गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जैसे बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाके हम उसको रिवील करते हैं, हम खुद ट्रीट नहीं कर लेते। लेकिन अगर हमारे पैसों की बातचीत होती है तो वहाँ हम आज भी कंजर्वेटिव माइंड में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि यार पैसे हम हर किसी को खुल के अपना बता नहीं सकते, हम डरते हैं, हम हर किसी को कुछ डिस्क्लोज नहीं कर देते हैं सर। तो सर अगर हम इसको फाइनेंशियल प्लानिंग को देखें तो इसको हम लोग 3 रूप में बांट सकते हैं। जैसे इंडिया का झंडा हुआ है, ऊपर एक कलर हुआ, बीच में वाइट हुआ और नीचे ग्रीन हुआ। तो सबसे पहले आपकी नीड होती है, लाइफ की नीड होती है। लाइफ की नीड को आप फुलफिल कैसे करेंगे कि अगर कल को किसी की सडन डेथ हो जाएगी तो उसको रिप्लेस करना, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, उसके लिए टूल आया
लाइफ इंश्योरेंस, डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस, वो आपके लिए मस्ट है सर। किसी भी फैमिली के लिए अगर मैं बोलूँ तो मस्ट होता है कि उसको टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर की अगर डेथ होती है और फैमिली उस पर डिपेंडेंट है तो उसको फुलफिल, लाइफस्टाइल को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली फिर आ जाती है मेडिकल एक्सपेंसेस की, जिस हिसाब से आजकल खर्चे बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट्स, हमें नहीं पता है कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा, एंड देन व्हेन वी गो टू द हॉस्पिटल्स तो फिर जो खर्चे हमें आते हैं तो उसके लिए फिर मेडिक्लेम होता है। फिर सेकंड फॉरमोस्ट है आपका कि आपके लिए कि आप उसको मेडिक्लेम और पर्सनल एक्सीडेंट, ये दो कवर, ये कवर आप करें तो पहला हो गया लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड हो गया मेडिक्लेम, और थर्ड आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स। ओके, फाइनेंशियल एस्पायरेशन हर किसी के होते हैं। आज हमें फॉरेन ट्रैवल करना है, हमें आज बच्चों को अच्छे से जो स्कूल्स में भेजना है। थर्डली हमें बच्चे की आज जैसे आपने बताया शादी करना है तो हमें नॉर्मल लेवल से नहीं करना है, आज हम नेक्स्ट लेवल पे ही करना चाहते हैं, अच्छे होटल्स में हम करना चाहते हैं। चौथा मोस्ट इग्नोरेबल पार्ट है जो आज हम कोई नहीं करते हैं, वो है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग, डेफिनेटली गोल्डन ईयर्स की प्लानिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे ज़रूरत होते हैं। पहले क्या होता था कि पेरेंट्स बच्चों पे डिपेंडेंट हो सकते थे, लेकिन नाउ वी कैन नॉट टेक द रिस्क। बहुत सारी आपको स्टोरीज देखने को मिलेगी जहाँ बच्चे फॉरेन में चले गए, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई उन लोगों के बीच में, लेकिन आ ही नहीं पाए, रिटर्न नहीं पाए, हायर एजुकेशन के लिए गए और रिटर्न ही नहीं हुए, रिटर्न नहीं हो पाए, तो दिक्कत हुई। तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? हमारे गोल्डन ईयर्स के प्लानिंग होना चाहिए ना। और फिर हम किसी और पे क्यों डिपेंडेंट हो? जब हम लोग खुद अगर फाइनेंशियल सक्षम रहेंगे तो हम और भी, हम किसी को भी अच्छा लगता है कि हम आज अगर हम दादा दादी बन गए और हम अपनी जेब से पैसे निकाल के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे रहे हैं, या हम आज अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है आज भी। तो सर हम क्यों करें? उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत इजी है, बहुत छोटे अमाउंट से आप उसको बहुत इजी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको ले जा सकते हो, और जब आपको ज़रूरत होगी आपको एक रेगुलर इनकम के रूप में आपको वो पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। ये बहुत सेफ तरीका है जो आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ओके सर, अभी हम जितना काम कर रहे हैं, हम इंफोटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, और मैं ये पर्टिकुलरली हमेशा से मानता हूँ कि वी आर लिविंग इन अ इन्फॉर्म वर्ल्ड, कि हमारे पास आज बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के, देन टू हम अनइन्फॉर्म्ड हैं ऐसी कुछ चीज़ों की जो हमारी बेसिक प्रायोरिटीज़ हैं आज की। फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें से एक है। पहले की अगर हमने बात की तो ठीक है, एफडी होती थी, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, वो एक तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग होती थी अगर हम प्रीवियस एरा की बात करें। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जब से आई है, टूल्स चेंज हो गए हैं। एफडी, गोल्ड, ठीक है, ये वो पुराने लोग ही करते हैं जो उस टाइम के हैं, लेकिन अब जो ये नया टाइम आ रहा है जिसमें एक ऐप पे आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक्स प्रोडक्ट ले सकते हैं। आजकल तो रियल स्टेट में भी कॉन्सेप्ट आ गए हैं प्रॉपर्टेक्स वाले, जिसमें आप मल्टीपल यूजर्स मिलके प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर आज की सिनेरियो में एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमें करनी हो तो क्या क्या वो चीज़ें, क्या क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको एक कॉमन मैन को ध्यान रखना चाहिए, या जब भी वो एक प्लानिंग के लिए जा रहा है कैलकुलेशंस में रखने चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल प्लस न्यू, और वी शुड अडॉप्ट अ न्यू एवेन्यूज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए सर, जब भी हम अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें अपना ब्रेन जो है वो बिल्कुल क्लियर रख के जाना पड़ेगा कि सामने कि हमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें खुल के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, सबसे पहले तो राइट फाइनेंशियल एडवाइज़र आप चुनो। आप जैसे आप कोई भी झोला सब डॉक्टर के पास नहीं जाते, वैसे आपको एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास आपको जाना होगा कि वो सेबी से सर्टिफाइड है कि नहीं। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग सेबी से सर्टिफाइड होते हैं। NISM का वो एग्जाम्स पास करते हैं, NISM का एग्जाम्स होते हैं, उसको क्लियर करने के बाद ही कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्लानर वो बनते हैं। तो आपको वो देखना होगा कि वो जो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है कि नहीं, उनके पास वो नॉलेज है कि नहीं। सेकेंडली, जब आप उनके पास जा रहे हैं तो आप खुल को उनके बारे में अपने जो गोल्स, एस्पिरेशंस और ड्रीम्स है वो खुल के उनको बताइए कि आप
आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप ट्रेडिशनल वे में बताएंगे तो आपको ट्रेडिशनल रिटर्न मतलब ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा और ट्रेडिशनल तरीके से ही आपका इन्वेस्टमेंट चलेगा। क्योंकि अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत जल्दी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। अगर मार्केट की वोलेटिलिटी भी देखें तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले मार्केट एक सर्टेन पीरियड में ऊपर जाता था, नीचे जाता, लेकिन आजकल बहुत जल्दी पीरियड वोलेटिलिटी मार्केट में आ जाती है। उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, वो चीज़ को भी आपको समझना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसकी सबसे पहले जो बोलना चाहिए कि रिस्क प्रोफाइलिंग, द वर्ड इज द रिस्क प्रोफाइलिंग। हम सबसे पहले क्लाइंट्स की अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। हम वो देखते हैं कि वो रिस्क अवेयर का मतलब वो रिस्क को कितना सह सकता है। सेकेंडली चीज़ बात है कि अगर वो लो रिस्क में करता है तो उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट भी उसका करवाते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई नियर टू 60 वाला बंदा आ रहा है तो हम उसको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करवा सकते। हाँ, क्योंकि उनके गोल्स शॉर्ट टर्म होंगे, बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स हो जाते हैं। एंड सेकेंडली वो मार्केट की वोलेटिलिटी को नहीं सह सकता। लेकिन यंग एज के बच्चे आते हैं, उनके पास आज लॉन्ग टर्म का व्यू है, विजन है, तो दे कैन इन्वेस्ट फॉर से अराउंड 20, 25, 30 ईयर्स, तो मार्केट की वोलेटिलिटी को बहुत अच्छे से बियर कर सकते हैं। तो ये तो रिस्क प्रोफाइलिंग की बात हो जाती है। सेकेंडली बात हो जाती है फंड सेलेक्शंस की। फंड सेलेक्शंस के अंदर आज भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं तो देयर आर 44 AMCs, देयर आर 44 फंड हाउसेस, जिसके अंदर 44,000 म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स। तो कौन से फंड आपके लिए सूटेबल है, वो रिस्क प्रोफाइलिंग से हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपके लिए। फिर वो थर्ड चीज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लोग आपकी गोल प्रोफाइलिंग, गोल डिस्कशन करते हैं कि गोल्स आपके क्या हैं। उस ये सारा जो टूल्स है ये यूज़ करने के बाद ही हम लोग आपका इन्वेस्ट करवाते हैं फंड्स में। तो ये फंड्स के अंदर जब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है एंड देन योर इन्वेस्टमेंट गेट स्टार्टेड। तो जो नॉर्मल आदमी होता है उसको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले अपनी वो रिस्क प्रोफाइलिंग करे, अपने रिस्क को जाने, अपने गोल्स एस्पिरेशंस को जाने एंड देन ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग। सर अभी आपने ये जो बात बताई ये तो बहुत एक डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, जैसे हम बहुत से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे इवन अब तो पेटीएम, फ़ोनपे, इनमें भी वो ऑप्शंस आ गए हैं कि वेयर यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो ये कितना सही है कि मैं खुद उस ऐप के थ्रू अपना जो भी SIPs और वो ले रहा हूँ, तो उससे लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं मुझे, और वो कितना वैल्यू ऐड करेगा मेरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कि मैंने क्लिक पे ले तो ली, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूंगा तो इसके क्या इम्प्लीकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल जैसे पेटीएम पे, गूगल पे पे या फिर ग्रो ऐप जैसे बहुत सारे ऐप हो गए हैं, बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है और आप समय समय पर अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर करते रहते हो, देन डेफिनेटली गो एंड इन्वेस्ट थ्रू इट। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जो है वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और मार्केट में इन्वेस्ट होंगे, और जब जब आपको ज़रूरत होगी आप उसको रिडीम करवा के आपके बैंक अकाउंट में ला सकते हो। लेकिन बात हो जाती है कि अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, उतना आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, देन क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटिलिटी है, अब मार्केट एकदम से बढ़ा और या फिर मार्केट एकदम से नीचे गिरा और सडनली आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, और आपका फंड जो है वो लॉस में चल रहा है, तब आप क्या करोगे? करेक्ट, क्या आप पैसे की तो आपको जरूरत है, क्या आप लॉस में निकालोगे? सेकेंडली मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ELSS का। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हमें सेक्शन 80C में हम लोग को पैसे बचाना है 1.5 लाख रुपए तक, तो उसके लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स रिलेटेड कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ हमें 1.5 लाख तक का हमें सुविधा मिलती है कि हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो सर उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होती है वो उसके अंदर SIP कर देते हैं। अब उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा 3 साल के लिए आपका लॉक हो जाएगा। 3 साल का लॉक हो गया, आप निकाल नहीं सकते हैं। और अगर आपने SIP स्टार्ट की तो फॉर एग्जांपल आज की डेट है 30 अप्रैल 2025। आज की डेट से आपने SIP अगर टैक्स फंड में स्टार्ट की तो हर महीने आपकी SIP कट रही है, तो पर्टिकुलर SIP वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगी। तो आपने अगर 30 अप्रैल 2025 को कोई SIP स्टार्ट की है तो वो
आपकी कब जाके फ्री होगी? 30 अप्रैल 2028 को। ओके। और ये जनरली लोगों को पता नहीं होता ये है। जनरली लोगों को पता नहीं होता। बहुत बार, कई बार लोग आते हैं मेरे पास, सर मेरे पास तो अच्छा खासा फंड है सर, लेकिन मेरा पैसा नहीं निकल पा रहा है। जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है सर आपने तो SIP की हुई है, ELSS के अंदर पैसा आपका लॉक है। सर हमें तो पता ही नहीं था ये चीज़ के बारे में। तो ये वो एप्स के थ्रू होता है कि ये नहीं डायरेक्ट सर, कस्टमर लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। ओके। चूँकि हमें इतना पता है कि हमें सेक्शन इतना पता चल गया है यूट्यूब से या कोई और वीडियो से देखने से, हमें इतना तो पता चल गया कि हमें ATC के अंदर पैसे, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके पैसे हम टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन कैसे बचाना है ये तो नहीं पता है। हाँ, ये नहीं पता है। ये नहीं पता होगा तो सर उसकी वजह से हो जाता है कि सर जब हमारे पास लोग आते हैं बोले सर ये तो हमें लॉक नहीं था, अब हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, अब हम इसको कैसे करें, हमारे पास तो इतना फंड बचा हुआ है। एक्चुअली सर ये उस चीज़ की वजह से हो रहा है कि हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है, हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं। और जब भी कोई चीज़ ऐसी हड़बड़ी में होगी या जल्दबाजी में होगी कि यार रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ रहा है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, अब हम देख रहे हैं हमारी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस चीज़ को बचाने के लिए फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। Correct. और उसकी ज़्यादा डिटेल्स निकाल नहीं पाते हैं कि जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके क्या प्रोज है, क्या कौन से, जो आपने एक लॉक इन वाली बात की, ये हम कर देते हैं। और होता है क्या है कि कई बार ये CA के थ्रू भी हो जाता है। जैसे इसमें आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इसके लिए आप प्रॉपर SEBI से रजिस्टर्ड हैं, आपने भी एक पूरी ट्रेनिंग ली है या एक इसकी भी एक पढ़ाई की होगी, लेकिन लोगों को आज भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। वो ये समझते हैं कि आप ठीक है एक अपनी एडवाइस दे रहे हैं बस, इसमें आपका कोई नो हाउ नहीं लगा हुआ है या आपकी कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है या कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। इस कारण कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वो जो पैसा ब्लॉक हो रहा है वो ब्लॉक हो जाता है। सर अभी आप बात कर रहे हैं SIP की, SIP को लेके बहुत सारा अवेयरनेस तो क्रिएट किया गया कि इन्वेस्ट करिए, स्मार्ट इन्वेस्ट करिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी आपने एक उसका फॉल्ट तो बताया। ये फॉल्ट नहीं है, लोगों को नहीं पता होता है कि यार भाई लॉक इन पीरियड है तो आप उतना पैसा यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे और भी क्या हिडन फैक्ट्स हैं जो आम लोगों को SIP के बारे में अभी भी नहीं पता है, वो खुद से इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं उस चीज़ में? देखिए बिल्कुल सही जो आपने क्वेश्चन किया कि कई सारे उसमें होते हैं कि जैसे एक होता है उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के अंदर। ओके। क्या होता है कि सर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पूरा 100% ऑफ द मनी स्पेंड नहीं होता, मतलब इन्वेस्ट नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया मंथली SIP की मैं बात कर रहा हूँ, या आप लमसम की भी बात कर लीजिए, 1 लाख रुपए आपने अगर लमसम इन्वेस्ट किया तो उसमें 100% पूरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं होगा, उसमें सर्टेन जो फंड हाउसेज है वो डिडक्ट करते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जिससे वो सारे अपने खर्चे होते हैं EMC जो अपनी खर्चे होते हैं वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो हमें जब भी हम इन्वेस्ट करें तो हम एक चीज़ को देखें कि आपका जो एक ये एक्सपेंस रेशियो है कि वो कितना है, जो कंपनी का कम है। सेकेंडली चीज़ जो है कि मार्केट में जो कोई भी कंपनी है जिस हिसाब से आज आप देखोगे तो जैसे जब भी कोई शेयर कंपनी मतलब न्यू कंपनी लॉन्च होती है तो उसके लिए IPO निकालती है। वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर कोई कंपनी होगी उसको न्यू फंड लॉन्च करना होगा तो वो NFO निकालती है। NFO जिसको कहते हैं न्यू फंड ऑफरिंग्स। न्यू फंड के ऑफरिंग के बाद ही कोई म्यूचुअल फंड जो होता है वो मार्केट में आता है। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो किस कंपनी में कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च करना पड़ेगा, आपको स्टडीज़ करना पड़ेगा कितनी पुरानी कंपनीज हैं। हाँ, जैसे अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अभी रिसेंट का एक केस चल रहा है एक कंपनी का कि शेयर वैल्यू उनकी कहाँ 1300 थी आज 90 रुपये पे आ गई है। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, आपको देखना पड़ेगा। प्लस एक और चीज़ है कि बहुत सारी बात कई बार आप देखते हो कि जो आपको एडवर्टाइजमेंट चलते हैं या आप यूट्यूब्स के वीडियोस के थ्रू आप देखते हैं जिसमें बात की जाती है ट्रेडिशनल रिटर्न्स की। ट्रेडिशनल रिटर्न्स के अंदर बोले कि कोई पर्टिकुलर फंड हाउसेज है जिसने 12 से 13% का रिटर्न दिया, कई ने तो 20 से 30% तक का रिटर्न्स भी आपको देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो आगे जाके भी उतना ही वो कंपनी आपको परफॉर्म करे, सेम रिटर्न्स आपको दे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, आपको रिसर्च प्रॉपर करनी पड़ेगी कि आपका वो कंपनीज के जो अलग अलग एक्सपेंस रेशियोज हैं, सेकेंडली कितनी पुरानी है वो कंपनी मार्केट में, प्लस जो मार्केट में वो स्टैंड आउट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, जिस हिसाब से मार्केट के जो चेंजेस नेचर है उसको वो बियर कर पाएगी कि नहीं। अभी सर आप एक मार्केट की बात कर रहे हैं दैट इज़ पर्टिकुलरली डायरेक्टली लिंक टू शेयर मार्केट। अभी होता क्या है, पर्टिकुलरली इंदौर में हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट और फाइनेंशियल प्लानिंग को लगभग लोगों ने मिक्स कर दिया है
कि भाई शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई मेरी, कि शेयर हाई जाएंगे तो मुझे अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। डाउन का बहुत रेयर सोचा जाता है कि शेयर मार्केट नीचे भी जाएगा, या जिस कंपनी के हमने शेयर लिए हैं वो पर्टिकुलरली नीचे आएंगे। जैसे अभी मैं एक केस बता रहा हूँ कि कहाँ तो 1300 पे किसी ने लिया होगा, आज वो 90 रुपये पे आ गई वो कंपनी। तो हाउ गुड इट इज़ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी डिटेल्स नहीं है, और लोग जनरली जो मैंने देखा है शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं शेयर मार्केट में, वेयर एज फाइनेंशियल प्लानिंग जो मुझे लगता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? अभी जो पर्टिकुलर इंदौर का एक सिनेरियो चल रहा है कि ट्रेडिंग बहुत हो रही है, वेयर एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो इससे कुछ अलग होता है, तो इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? सर देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि शेयर ट्रेडिंग इज, आप दो चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते। आपको एप्पल टू एप्पल ही कंपेयर करना पड़ेगा। शेयर ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में हो रहा है कि जिसमें आप पूरे मतलब अपने फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंस प्लानिंग का पार्ट है आपका शेयर ट्रेडिंग। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि सबसे पहले आपने एक लाइफ इंश्योरेंस से अपना एक लाइफ का गोल फिक्स कर दिया, मेडिकल का मेडिक्लेम के थ्रू कर दिया, और साथ में फाइनेंशियल गोल्स के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स को कर दिया। लेकिन उसके बाद भी आज अपने पास कुछ वेल्थ बचा है, कुछ आपके पास कुछ पैसे बचे हैं जो जिसमें आप रिस्क, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, जहाँ फर्दर आप उसको इन्वेस्ट मतलब ट्रेड करना चाहोगे, उसको यूटिलाइज करना चाहोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे आपके पास क्रिप्टो का है, क्रिप्टो करेंसीज जो अभी बहुत बीच में बहुत उसका उभार मतलब आया था, लहर आई थी कि लोगों को कि क्रिप्टो, क्योंकि एक पर्टिकुलर मंथ में वो 18% तक का रिटर्न्स वो दे रहा था। ओके, क्रिप्टो हो गया। सेकेंडली आया था F&O का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए भी लोगों ने बहुत किया था। कमोडिटीज़ ट्रेडिंग के लिए भी लोग बहुत कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा आपके पास फिर आपका आ गया शेयर ट्रेडिंग का। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो आप अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, वैसे लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और आपका म्यूचुअल फंड से आपने ये सारे फुलफिल कर लिया। उसके बाद जो है आपका बाकी सब, लेकिन मैं पहले कहूँगा कि आप उसकी नॉलेज एक्वायर करिए, क्रिप्टो के बारे में समझिए। अब सडनली आपके पास कुछ पैसे और आपने लेकर डाल दिया, तो ऐसा तो नहीं कि कल को डूब जाए एंड सडनली आपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ से पैसे आपको निकालने पड़ रहे हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। शेयर ट्रेडिंग भी वैसे ही है कि शेयर ट्रेडिंग में भी आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको दे दे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो अभी मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ कि उसने मेरे को बताया कि उसको जो अपोलो बचपन में गेम खेलते थे लूडो की, उसको डिजिटल आजकल बहुत चल गया है। हाँ, आप उसको मोबाइल में लूडो का गेम खेल सकते हो। तो उनको लूडो का नशा लग गया सर, एडिक्शन हो गया, एडिक्शन लग गया। एंड यू वोंट बिलीव इट, ही वॉज अ GM ऑफ सर्टेन कंपनी। मैं आप नाम नहीं ले सकता हूँ। ही वॉज अ GM ऑफ सर्टेन कंपनीज एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग लूडो। उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, 200 रुपये से 250 रुपये से उनको गेन होने लगा। कभी 250 रुपये लगाए तो 200 से 270 रुपये, 270 रुपीज़ मिल गए, 300 लगाए 350 मिल गए। एंड देन ही स्टार्टेड कि एक बोलते हैं ना, नशा लग जाता है। हाँ, वो एडिक्शन हो जाता है। तो सर देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 2000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। सर इसकी तो कोई रोक नहीं है। और एल्गोरिथम बने वैसे, एल्गोरिथम बने हुए हैं सर कि हो सकता है बीच बीच में आपको जिता के आपको वो आपकी वो कर देते, अरे आज तो मैं इतना जीत गया। फॉर एग्जांपल जैसे कैसीनो होता है। हाँ। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें भी हैं कि आपके बाकी सारे जो, जैसे मैंने आपका लिया क्रिप्टो का लिया, शेयर ट्रेडिंग का लिया, या फिर आपका F&O का लिया, सबसे पहले इनका नॉलेज एक्वायर करिए। एंड व्हाई नॉट, आप एक ना एक बार तो आप इन्वेस्ट तो जरूर कीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए भी ये सारे ऐप्स, मतलब ये सारी जो मोड्स हैं आप उसमें कर सकते हो, पैसे आप इनसे भी कमा सकते हैं। सो व्हाई नॉट यू गो फॉर इट। अच्छा, इन सभी चीज़ों के लिए आप रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं? हाँ, हम आपके रिस्क, हमने सबसे पहले बोला ना, व्हाट वी डू इज कि हम आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपको कितना तक आप रिस्क बियर कर सकते हो, कितना आप इक्विटी में कर सकते हो, कितना आप डेट में कर सकते हो, कितना आपको गोल्ड में करना चाहिए। जैसे हमने आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग की, तो रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर एग्जाम्पल किसी का आया से बहुत ही रिस्क एग्रेसिव है, ही इज
फॉर एग्जांपल सर मैं आपका लेता हूँ कि आशीष भाई का आज मैं किया, उनका है कि इज अ वेरी रिस्क एग्रेसिव पर्सन, तो 60 to 70% ही कैन गो फॉर इक्विटी, देन 20% वी विल इन्वेस्ट इन डेट, एंड देन रिमेनिंग 10% हम आपका गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से हमने आपके रिस्क प्रोफाइलिंग कर दी कि मैंने आपका किया था 60% किया था, एंड देन 20% एंड 20%, 60% इन इक्विटी, 20% इन योर डेट, एंड 20% ले जो भी बचा है आपका मैंने गोल्ड या अदर उसमें इन्वेस्ट किया। ये आपका एक रिस्क प्रोफाइलिंग। लेकिन इसके बाद जो आपके पैसे बच रहे हैं उसको आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करोगे सर? क्योंकि आज बहुत अच्छा, जैसे एक टूल की मैं बात करूंगा, P2P होता है, प्रोडक्ट है P2P, हाँ, पीयर टू पीयर पर्सन, जहाँ पे आपको अनसिक्योर्ड लोन्स में एज अ नॉर्मल पर्सन ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, एंड यू कैन जनरेट अराउंड 12 to 13% ऑफ XIR कंपाउंडेड रिटर्न्स। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म अपनी नीड्स को इन्वेस्ट कर सकते हो सेफ तरीके से भी, तो व्हाई नॉट यू गो फॉर इट। सर अब जैसे आपने अभी मेरी बात करी ली है, अब राइट नाउ आई एम एट अ एज ऑफ 42, बहुत कुछ कर रखी है प्लानिंग, जैसे मेडिक्लेम वाली प्लानिंग हो चुकी है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखे हैं, छोटे छोटे ठीक है इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं। अब आज की डेट में मतलब मेरी कोई ज़्यादा ऐसे अगर बोलेंगे ना फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस नहीं है। हाँ, मेरी एस्पिरेशंस वो हैं कि जो मैं अपने पापा को देखता हूँ कि वो आज भी सेल्फ डिपेंडेंट ही, वो हमसे फाइनेंशियल असिस्टेंट लेते नहीं है। उन्होंने अपना एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी, डेट टू उन्होंने खुद की है, क्योंकि उस ज़माने में तो ये सब होता नहीं था। आज की तारीख में तो बहुत से ऑप्शंस हैं। अब अभी मैंने कुछ कुछ तो कर रखा है और कुछ कुछ अभी थॉट में है, स्पेशली वो रिटायरमेंट वाला, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि मैं अपने बेटे पे डिपेंडेंट ना रहूँ। तो मेरे लिए क्या वो राइट मिक्स ऑफ प्लानिंग होगा आज की तारीख में? क्योंकि इंदौर में देखते हैं तो ऑप्शन आज भी बहुत सारे हैं। रियल एस्टेट एक सबसे बड़ा ऑप्शन अब बन चुका है हमारे लिए, हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर से इन जनरल हमारी एज ग्रुप दूर रहती है कि वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करती। तो अभी क्या वो एक राइट मिक्स ऑफ प्लानिंग होगी, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मिक्स, जो मुझे ऑप्ट करना चाहिए, या मुझे उस बारे में आपसे एडवाइस लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशीष भाई, कि जब आप आओगे मतलब 42 इयर्स में है और आपने जैसे बोला कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए ले रखा है, आपने मेडिक्लेम आपने ले रखा है। सेकेंडली चीज़ जो आज इंदौर के भी अगर टर्म्स में बोला जाए तो रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट में हो रहा है। और अभी जिस हिसाब से मार्केट चढ़ा था तो लोगों ने गोल्ड में भी बहुत है, और लोग ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो गोल्ड को एक सही सॉलिड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो अगर हम बोले 42 इयर्स में तो सबसे इग्नोरेबल जो चीज़ होती है वो है रिटायरमेंट। तो सबसे पहले तो अपने को एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग में कि कल को अगर हम 60 इयर्स में होंगे तब हमारी क्या नीड्स होंगी, तब क्या नीड है, तब हमारी नीड्स क्या होगी, तब हमारे फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी और एक्सपेंसेस की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। सेकेंडली चीज हो कि क्या वो इन्फ्लेशन जो भी जिस इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा, कि आज जो हमारे 6 से 7% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, कल को अगर वो 10% हो जाए तो हमें ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स में करना चाहिए जो एटलीस्ट हमें 12 to 13% का रिटर्न्स तो दे सके, जो हमारे नीड्स को मीट कर सके, स्पेशली ड्यूरिंग आवर गोल्डन ईयर्स को। डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ों को तो हमें देखना है। सेकेंडली उसके अलावा जैसे आपने बोला एस्पिरेशन, सेकेंडली होता है हर कोई ट्रैवल करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, तो उसके लिए भी क्यों ना हम प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंडली आज अगर मैं आप ही की एग्जांपल हो तो आज आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आज मैं बात करूँ तो इंडोर टॉक का, इंडोर टॉक इन सेल्फ इज अ बिजनेस सर। तो आप भी बिजनेस के जो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं उसको आप मीट आउट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ओके। आप जो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक एक बंदे की सैलरी निकाल लेते हैं, मंथ की सैलरी। पर ये तो सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो मंथली कैसे निकलेगा हमारा? सर वो भी सर देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है गोल्स के हिसाब से। ओके। आई नेवर सेड कि सर इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर सकते, आई ऑलवेज सेड कि इट्स अ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके। जब भी होते हैं गोल्स हमारे लंबे होते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म्स गोल्स भी होते हैं, हमें शॉर्ट टर्म्स गोल्स को भी प्रिपेयर करना है। तो जैसे सर म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी है, इक्विटी के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ओके। डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी आप इन्वेस्ट करके आप शॉर्ट टर्म्स गोल्स को आप मीट आउट कर सकते हो सर।
तो ऐसा म्यूचुअल फंड के अंदर है कि आप अपने बिजनेस के जो गोल्स हैं उसको भी आप प्रॉपरली मीट आउट कर सकते थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर प्लानिंग। ओके। आप बिजनेस की प्लानिंग करते हैं सर, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कीजिए। ओके। कि कैसे आप अपने कोई पर्टिकुलर कोई एक्सपेंस उसको आप कैसे मीट आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपकी आज प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकती है सर। ओके। अच्छा सर, वही वापस हमने जो कन्वर्सेशन में एक स्टार्ट पॉइंट में मैंने बात की थी आपसे, डॉक्टर वर्सेस फाइनेंशियल प्लानर, और वो मिथ अभी भी है और वो एग्जिस्ट करेगा आने वाले कई सालों तक। सो मैं अगर आपसे सर फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस लेता हूँ तो क्या बेनिफिट्स मुझे मिल जाएंगे जो बीइंग अ कॉमन पर्सन मैं नहीं देख पाऊँगा? देखिए सर, बहुत अच्छा किया कि जैसे डॉक्टर का आपने एग्जाम्पल लिया कि कल को हमें कोई बीमारी हो जाती है, इवन मामूली सी अगर बुखार भी हो जाता है, तो हमारे अगर फैमिली डॉक्टर होते हैं तो हम उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लेते हैं कि हमें पैरासीटामोल भी लेना है तो हम पूछ के लेते हैं सर। ऐसा तो नहीं है कि हम ले लें और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए। तो वैसे ही जो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, आज फाइनेंस बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सर, उसके अंदर में उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर्ड हो जाएगी। आपके लैंड रियल इस्टेट भी कवर्ड हो जाएगी, विल प्लानिंग भी कवर्ड हो जाएगी, एंड आपके बच्चों की एजुकेशन मैरिज सारी चीज़ आपकी कवर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप खुद से करते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास उतना राइट नॉलेज है, इतने प्रोडक्ट्स का नॉलेज है। आज जो डॉक्टर बना है, डॉक्टर बनने के लिए भी उसे कम से कम 8 से 10 साल का टाइम लगा है, तब वो डॉक्टर बना है। और प्लस ना केवल पढ़ाई की है, उसने उतना एक्सपीरियंस भी लिया है, फील्ड का एक्सपीरियंस भी होता है, काफ़ी लोगों से मिला है, काफ़ी पेशेंट्स के साथ वो डील करता है, तो उनको छोटे छोटे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चलता है कि अगर ये मैंने दवाई दी है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आज मेरे को सर दर्द है तो सर दर्द रिलेटेड वो माइग्रेन रिलेटेड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है सर। वैसे ही अपना है, आज आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे क्या आपको पता है सर? तो सर अपने साथ जब आप करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे फिर ELSS का जो मैंने SIP का एग्जांपल दिया था, लॉक इन पीरियड, अब आपको नॉलेज नहीं है और कहीं इमरजेंसी में आपको रिक्वायरमेंट हो गई पैसों की, तो हम लोग के साथ जब आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी नीड्स को असेस करता है, आपके अलग अलग गोल्स को एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो उसने आपके गोल्स को कर लिया कि आपके गोल्स क्या है, सेकेंडली आपके मेडिकल रिक्वायरमेंट को, क्योंकि कई बार हो सकता है कि मेडिकल इमरजेंसीज जो होती है वो हमें बता के नहीं आती, और इमरजेंसीज भी ज़रूरी नहीं कि वो मेडिकल हो, और भी पर्सनल इमरजेंसीज हो सकती है। उस समय आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप उसको कैसे निकालोगे? तो हम लोग उसका जनरली कैसे करते हैं कि अलग अलग बकेट में पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। एक बकेट हो गया जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, जहाँ पे अपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उसको आपको छेड़ना नहीं है। सेकेंडली हो गया इमरजेंसीज नीड के लिए एक बकेट हो गया कि सडनली अगर आपको पैसे निकालने पड़े तो उस बकेट से हमने पैसे निकाले और फिर हमने जब ज़रूरत फुलफिल हो गई तो उस बकेट को हमने रिफिल कर दिया। तो इस तरीके से हम आपका जो अलग अलग बकेट में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके गोल्स है, वो आपके फुलफिल होते रहे और आपका जो लाइफ है वो सही तरीके से वो चलती रहे, डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना आए। कुल मिला के सर मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि मैं करूँगा तो मैं जो भी करूँगा रैंडम करूँगा, ठीक है, आज ये पढ़ा तो मैंने इसमें कर दिया, कल वो पढ़ा तो मैंने उसमें कर दिया, कल किसी फ्रेंड ने इस चीज़ के बारे में बताया तो इसमें कर दिया, जहाँ पर मैं अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। सेकंड, मैं एक प्रोडक्ट मिक्स नहीं बना रहा हूँ। बिल्कुल और सही। वो जो एक पोर्टफोलियो कैरी करना चाहिए मुझे, जिसमें मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स भी हों, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स भी हों, मेरी इमरजेंसी अगर नीड्स लग रही है तो वो भी हो, तो वो प्रॉपर आप स्टडी करके मुझे एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि बहुत सारे जब मार्केट होता है, मार्केट में जब वोलेटिलिटी आती है, यानी अप एंड डाउन गया, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग होता है बहुत इमोशनल पर्सन है, हम लोग इमोशन से देखते हैं कि यार हमारा पैसा तो यार वैल्यू गिर गई है, डूब गया, तो हम लोग क्या होगा अगर सडनली इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यार ये तो लॉस हो रहा, हमें सडनली हमने टीवी में रिपोर्ट न्यूज़ देखी या यूट्यूब में न्यूज़ देखी और हमने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर आप अगर आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो गाइड करता है कि ये हो सकता है थोड़े समय का हलचल है, बहुत ज़्यादा इससे आप फर्क नहीं पड़ेगा, आप अभी पैसे को इन्वेस्ट करने दो। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के समय में मार्केट सडनली डाउन हुआ था, तो कई सारे लोग आए मेरे पास
कि सर पैसा यार गिरते जा रहा है, मेरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन होगी, मैं तो निकाल लेता हूँ। लेकिन कंसोल किया कि सर आप अभी धैर्य बना के रखो, पेशेंस के साथ आप इन्वेस्ट करो। करंटली जब अभी ट्रम्प का जो ट्रेड वॉर चला था, टैरिफ ट्रेड वॉर चला था, उस समय भी हुआ था, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, एट ए टाइम हो गया, एट ए टाइम सडनली नीचे गिरा, लोगों की पोर्टफोलियो डाउन हुए, लोग आके बोले पीयूष भाई यार अभी निकाल लेते पोर्टफोलियो से, यार वैल्यू तो डाउन जाती जा रही है। लेकिन मैंने बोला सर ये छोटे समय का है, आप अभी धैर्य बना के रखो, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप इसको मैनेज करो, लॉन्ग टर्म में जो होगा ये आपको अच्छा रिजल्ट जाके देगा। वापस से फिर वो वापस से मार्केट उठा तो आज वैल्यू काफ़ी उसकी अच्छी हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो होता हम लोग जो इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। लेकिन हम लोग जब नॉर्मल जब हम आप फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू आप करते हो तब उन लोग एक्सपीरियंस को देखते हैं, रिसर्च उनके पीछे पूरी रिसर्च टीम रहती है, तो रिसर्च होती है, हम लोग उस रिसर्च को महत्व देते हैं हम लोग को जब। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम लोग को पहले से पता चल जाता है कि सर्टेन ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट्स है अभी इसमें जो है फॉर एग्जांपल लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, अभी स्मॉल कैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, तो स्मॉल कैप से आप पैसा स्विच करके आप हाइब्रिड में डाल दो या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में या लार्ज कैप में आप पैसा स्विच कर दो। ये सब आप रेगुलरली हम लोग रेगुलरली अपने जो क्लाइंट्स लोगों के साथ है वो समय पर करवाते रहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक वर्ड होता है चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग ये हो जाती है कि एक सर्टेन पीरियड होता है जब आप फंड में आप इन्वेस्ट कर चुके रहते हैं, उसके बाद उस फंड में से पैसे निकालने जरूरी हो जाती है। अच्छा। आपको सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग करके आप उसको दूसरी जगह आपको इन्वेस्ट करना रहना रहता है, क्योंकि एक फंड की भी एक सर्टेन लाइफ होती है कि वो इतने समय तक ही वो परफॉर्म करेगा। अगर उसने से फॉर एग्जांपल 15, 16, 25% XYZ जो भी है वो रिटर्न दे दिया आपको, अब वो उससे ऊपर नहीं देगा, गिरेगा तो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद भी हो सकता है उतना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं उस समय प्रॉफिट बुकिंग करवा के आपका जो पैसा है वो दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाती है वो इंक्रीज भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो फ़ायदा होती है, आप सेल्फ वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नॉलेज आपको कोई ला के नहीं देगा। लेकिन हम लोगों के पीछे पूरी एक टीम है, रिसर्च टीम, जो समय समय पर हम लोग को बताती रहती है कि सर अब आप अपने क्लाइंट से बात करिए, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया, आप उसे बुक करिए एंड उसको दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करवाइए। सेकेंडली देखिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में कई सारे तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। एक होता है SIP, यानी पर मंथ इन्वेस्टमेंट हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सेकेंडली हो गया लमसम, यानी आपके पास एक मुश्त पैसा पड़ा है और उसको आपने फंड में इन्वेस्ट कर दिया। थर्डली होता है एक SWP होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो जनरली आपके पास अगर से फॉर एग्जांपल 50 लाख 1 करोड़ रुपए अगर आज पड़ा हुआ है, उसको आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दो और उसके थ्रू आप उसको रेगुलर बुकिंग आप मतलब रेगुलर इनकम्स आप ले सकते हो, जो जनरली अभी रियल स्टेट में लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जो आप रियल स्टेट में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे PPF और ये सब लॉन्ग टर्म के लिए लोग करते थे, उसकी जगह अगर आज के डेट में आप SWP में आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके थ्रू आप अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस को आराम से आप मीट आउट कर सकते हैं। कोई अगर रिटायरमेंट की एज में आया है और आज उसे जो होता है ग्रेचुइटी या जो उसका एंड अमाउंट जो भी उसको मिला हुआ है, वो अगर उसको SWP के इन्वेस्ट करता है तो उसने एनालाइज किया कि से मेरा 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली का खर्चा आ रहा है, वो एक SWP के थ्रू क्या करेगा कि इनकम बांध देगा अपनी, जो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी और बाकी पैसा जो है मार्केट में लगा रहेगा और वो ग्रो होता रहेगा। तो ये एक SWP हो गया। लास्ट में बात करना चाहूँगा सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान क्या होता है कि इसके आगे इसमें डेट और इक्विटी दोनों का हम लोग दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। कि इक्विटी का भी हम इन्वेस्ट करें, उसका फ़ायदा मिले, और प्लस हमें डेट में। तो जैसे जो मैंने प्रीवियस आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ पैसा जो है हमें बुकिंग करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो पैसा हम ले जाके डेट में ट्रांसफ़र डाल देंगे और उससे हम एक SIP शुरू कर देंगे इक्विटी फंड में। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सिस फंड का नाम लेता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पस, कि एक्सिस के डेट फंड में मैंने पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया और उसको एक कोई एक्सिस ब्लू चिप फंड में या एक्सिस लार्ज कैप फंड में, उससे मैंने एक SIP STP, जिसको हम लोग STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान कहते हैं,
उसको हमने डेट से इक्विटी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको डेट का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको इक्विटी के रिटर्न्स भी आपको मिलने हो जाएंगे, और आप अपने अगर पोर्टफोलियो को देखोगे तो आपको एक अच्छी ग्रोथ भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो सर, मैं अपने लिसनर को और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर ये बताऊं हमारे एग्जांपल को रिलेट करके, तो ठीक है, हम लोग इन्फॉर्मेशन के फील्ड में काम करते हैं और बड़ी डायनामिक फील्ड है, क्योंकि रेगुलरली बहुत सारे अपडेट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है। इंदौर पर्सपेक्टिव से ही देखें तो इंदौर इतना बढ़ रहा है और इतने मल्टी डायमेंशनल अनफोल्ड हो रहे हैं उसके, कि हर जगह कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन रोज़ होती है जो शायद कॉमन मैन जिससे अवेयर नहीं होता है। सेम आपकी अगर फील्ड की बात करूँ तो बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर, आप अपनी फील्ड में रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं, आप रेगुलरली लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, आप रेगुलरली सेमिनार्स अटेंड करते होंगे, या रेगुलरली जो भी अपडेट्स गवर्नमेंट के साइड से आ रहे हैं वो भी आप रेगुलरली फॉलोअप करते होंगे, जिसके थ्रू आप लोगों के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को ईज कर रहे हैं या बेनिफिट कर रहे हैं। सर, इंदौर बढ़ रहा है, इंदौर ग्रो कर रहा है और यहाँ पर फाइनेंशियल जो पावर है लोगों का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन साथ ही अभी भी चैलेंज तो है फाइनेंशियल प्लानिंग को। सो माई निवेशक कैसे, या आपने क्या वो प्रोसेस अपने इस प्लेटफॉर्म में बना रखी है जिसके थ्रू आप लोगों को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं आप? और कई केसेस आपके पास ऐसे आए होंगे कि यार बहुत बेकार प्लानिंग की गई थी, लेकिन आपके प्रोसेसेस के थ्रू या आपके प्रोटोकॉल्स के थ्रू या आपके वो रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्रोफाइलिंग के थ्रू आपने उनको एक बेहतर अब रिटर्न की ओर लेके जा रहे हैं। तो क्या है वो माय निवेशक के पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो आप इंदौर के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं? देखिए सर, जैसे माय निवेशक है, एक चीज़ हम लोग ने जो अभी मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन जो हम लोग ने रिसेंटली स्टार्ट की है वो हम लोग ने सिंप्लीफाइड रिपोर्ट देना स्टार्ट किया है। सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके पास, आप किसी भी, अगर आप MFD से या जो भी आपका जिसके थ्रू आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाया उनसे अगर रिपोर्ट मांगते हो तो पूरा वो अकाउंट स्टेटमेंट दे देते हैं, जस्ट लाइक अ बैंक स्टेटमेंट। हाँ, पूरा एक डिटेल्ड स्टेटमेंट देते हैं कि आपका कब से स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर में पाई चार्ट्स बने हुए हैं और उसके क्या रिटर्न्स है, पूरा डिटेल्ड बेसिस में देते हैं। जो है, अगर आप उसको कॉमन मैन को आप देखोगे अगर समझने के लिए तो इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड इट। टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई वोंट से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट मतलब इजी नहीं कि आप वन शॉट में देख के आप उसको समझ जाओ। हमने उसको बहुत सिंप्लीफाई रिपोर्ट में स्टार्ट किया है कि हम उसको जो रिपोर्ट देते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि आपकी SIP कब से स्टार्ट हुई है, आपका क्या कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मतलब आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, करंट उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, और आगे आपको कहाँ कहाँ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपके लिए फर्दर मोर हो सकते हैं। तो हम इतना सिंप्लीफाई वे में आपको करते हैं ताकि आपको क्या, मेन हमारा जो गोल है कि आपका डिसीजन मेकिंग को हम ईज कर सकें। कि कल को अगर आपको कोई डिसीजंस लेना, कोई आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको कैसे, हम लोगों के थ्रू उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो एक होता है। सेकेंडली चीज़ जो मैंने पहले भी बताई कि हम लोग जो रिस्क प्रोफाइलिंग, गोल प्रोफाइलिंग करते हैं ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सही तरीके से इन्वेस्ट हो सके। थर्डली, हम लोग समय समय पर व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। हमारा इंस्टा चैनल भी है, यूट्यूब्स भी है, जहाँ पे लोग जाके हमारे मतलब जो नए नए प्रोडक्ट्स हुए उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से, और समय समय पर हम लोग वेबिनार्स, सेमिनार्स भी करवाते रहते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए ताकि उनको राइट फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके और उसको वो बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। सर, अभी आपने अपना ये पूरा प्रोसीजर बताया, अभी आप बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते होंगे जो ऑर्गेनाइज नहीं हैं, तो अगर अभी मैं इंदौर का एक सिनेरियो जानना चाहूँ, क्योंकि मुझे भी उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे नेक्स्ट कंटेंट प्लानिंग के लिए। जैसे आप एक बहुत डीप रिसर्च करते हैं और प्लानिंग करते हैं, वैसे हम लोग भी कंटेंट पे अलग अलग टाइप की प्लानिंग्स करते हैं, क्योंकि हमारा भी मोटिव कहीं ना कहीं यही है कि इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोगों को ईज कर पाएँ, उनके डिसीजन को फैसिलिटेट कर पाएँ। तो अभी इंदौर के सिनेरियो में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके कितनी वो स्टेबिलिटी है या कितना अवेयरनेस है कि लोग हाँ अब आते हैं, या अभी भी लोग अनअवेयर्ड हैं, लोग सोचते हैं कि यार मैं खुद से ही कर लूँगा?
सर मैं अगर इसको बोलूँ तो बहुत सिंप्लीफाई में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर बोलूँ तो ज़्यादा अवेयरनेस तो नहीं है लोगों की। ओके। स्ट्रेट आके लोग बोलते हैं कि अभी भी कि यार मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो यार, मेरी इतनी एसआईपी कर दो, इतना लमसम रिटर्न कर दो। अभी भी स्टिल बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये तो बता दिया लोगों को कि म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा सही है, कैसे करना कब सही है, कब सही है, कितना सही है, लॉन्ग टर्म यानी कितना लॉन्ग टर्म, ये कौन बताएगा आपको। तो ये सारी चीज़ों के लिए स्टिल लोगों को आके अभी भी अवेयर करना जरूरी है। फाइनेंशियल बहुत बेसिक स्टेज पे है, बहुत ही मतलब स्टिल ए ग्रोइंग बेबी फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कह सकते हैं अभी नर्सरी केजी नर्सरी केजी वाली स्टेज है जिसको अभी भी ग्रो करना है। चूंकि अब बस इंदौर का भी समय आ गया, आप देखें तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर का बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आज इंदौर जो आज से 10 साल पहले देखा जाए, नहीं, आज इंदौर ग्रोन अप सिटी, मतलब अगर देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लेवल पे आ गया है। हम इसको शुरू से इसको हम बोला जाए तो मिनी बॉम्बे हम शुरू से कहते रहे। आज यहाँ पे देखा जाए तो कंपनीज है तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। ग्लोबल कन्वेंशंस हमेशा, मतलब जो हमारे पीएम सीएम्स लोग हमेशा ग्लोबल बिजनेस मीट करवाते रहते हैं। तो आज हमारा इंदौर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मेट्रो आने वाली है, आपके फ्लाईओवर्स, बहुत तेजी से आज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। एजुकेशन हब हम हैं, हाँ एजुकेशन हब हो रहा है, मेडिकल हब आज आप देखा जाए तो बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ आज आपको इंदौर में अवेलेबल है। और शायद सर यही रीज़न है कि अब लोग इंदौर को मूव कर रहे हैं। सो आज के कन्वर्सेशन में कोई एक लास्ट मैसेज जो आपका इंदौरीज के लिए होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके एक थॉट लें और एक राइट फाइनेंशियल एडवाइज़र को कनेक्ट करें, क्योंकि ये वो डिसीज़न नहीं है कि जो हर कोई अपने सेल्फ से ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं जितना अभी इस कन्वर्सेशन में हमने डिस्कस किया। सो वो क्या मैसेज होगा बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बीइंग अ प्रमोटर ऑफ माय निवेशक इंदौर के लिए? सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को चुने तो उस पहले आप स्टडी करें सर कि क्या वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। एक बार आप उससे डिस्कस तो ज़रूर करें। आप उसके डिग्रीज़ को भी हो सकता है, उसके सर्टिफिकेट्स को आप चेक कर सकते हैं। और सेकेंडली चीज़ अपना जो है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे सिटीज़ ग्रोन करें, अपने आप को भी आप ग्रो करिए। फाइनेंशियल प्लानिंग भी जैसे डॉक्टर्स के साथ आप खुल के अपनी बीमारियों का डिस्कस करते, वैसे वेल्थ के बारे में भी आप खुल के डिस्कस करिए अपने फाइनेंशियल प्लानर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ताकि वो आपको राइट डिसीजन, राइट एडवाइस दे सके और आपका वेल्थ भी जो है वो राइट तरीके से ग्रो कर सके। माय निवेशक का भी रोल यहाँ पे है कि हम फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को, फाइनेंशियली अवेयर करना चाहते हैं कि वो राइट डिसीजन ले सके, अपने वेल्थ को सही तरीके से यूटिलाइज, ना केवल यूटिलाइज करे, उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट भी करे, ताकि आपको जब भी सही समय हो आप उसको वेल्थ को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि वह पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है, तो चूज। एक सर आपके मैसेज से एक लास्ट क्वेरी और जनरेट हो गई मेरी कि हाउ डिफरेंट अ फाइनेंशियल एडवाइजर इज फ्रॉम सीए, क्योंकि बहुत सी इन्वेस्टमेंट लोग सीए के थ्रू भी कर देते हैं। सो हाउ डिफरेंट यू आर फ्रॉम दी सीए? सर बहुत आज का ज़माना जो है स्पेशलाइजेशन का है सर। सीए जो है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन में हो सकता है। इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कैन ऑल्सो बी अ फाइनेंशियल प्लानर। ओके। लेकिन आपको वही चेक करना पड़ेगा कि उसका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है। जैसे आज डॉक्टर है, डॉक्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बोन्स के अलग होते हैं डॉक्टर, आपके आई अलग होते हैं, डेंटिस्ट अलग होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स के अलग होते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट्स में हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सारे भी मेरे क्लाइंट्स हैं। ओके। जो मेरे थ्रू अपने वेल्थ को इन्वेस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। मुझसे समय आने पर एडवाइस लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आप कर रहे हैं, क्या उसके पास मतलब इतना एजुकेशन है कि आपके पैसे को सही तरीका वो ग्रो कर, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है। सर आज हम एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, 30 सेकेंड रील वर्ल्ड में, जहाँ सब कुछ रोलिंग फटाफट होती है।
सो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके भी इम्पेशेंट हैं लोग, मतलब हमारे अंदर उतना पेशेंट नहीं कि यार ये रिटर्न तो आप 20 साल बाद की बात कर रहे हो, सर मैं रिटायर होऊंगा 60 साल में रिटायर होऊंगा तब मुझे ये पैसा मिलेगा। जैसे LIC जनरली मैंने ले रखी है तो कुछ मैच्योर भी हुई हैं, जो मैंने 18 साल में ली थी अब जाके वो मैच्योर हो गई हैं, और अब कुछ जो चल रही हैं वो मुझे पता है कि मेरे 60s में मेरे 70s में जाके मैच्योर होंगी। तो मेरे अंदर कभी कभी वो इम्पेशेंसनेस जाग जाती है जब फंड्स की नीड्स होती है, तो लगता है कि यार विड्रॉ कर लेते हैं। तो आज के टाइम में ये कितना इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग में पेशेंस का होना। सेकंड, जो एक डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अलग अलग तरीकों में या अलग अलग चीज़ों में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें का कितना इम्पोर्टेंस हो गया है इस प्लानिंग में। सर मैं बोलूँ तो पेशेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन आर द टू इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, कि सर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की ही हम बात करें तो वो कोई सडनली ग्रो नहीं होता, इट टेक्स इटसेल्फ अ टाइम। तो वैसे ही अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी फंड होता है वो अपनी एक साइकिल पूरी देखता है, एक बार वो ग्रो होगा, एक बार वो नीचे गिरेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, अप एंड डाउन की उसकी साइकिल चलती रहेगी। तो एक वो पूरा वो साइकिल कंप्लीट करता है, तब आपको जाके वो रिटर्न्स जो होते हैं फंड्स के अंदर वो आपको रिटर्न जाके जनरेट होते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करो। आज मार्केट अप है, जब आपने इन्वेस्ट किया मार्केट अप था, कल को जाके गिरा तो मार्केट के अंदर आपको यूनिट्स मिलती है, आपको सर्टेन यूनिट्स मिला। जब आपने इन्वेस्ट किया था से फॉर एग्जांपल 12 यूनिट्स मिले, जब गिर गए तो आपको 15 यूनिट्स मिले। तो जब आप लॉन्ग टर्म में से आज से 5 ईयर्स 6 ईयर्स या 7 ईयर्स बाद जाओगे तो जब भी आप उसको सेल करने के लिए जाओगे, रिडीम करने के लिए जाओगे तो एक एवरेज रिटर्न्स आपको मिलेगा। ओके, तो ये मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। और इसके लिए सेकेंडली इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, वो तो सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी है। अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है। जैसे सर आज की हम जेनजी की भी बात करें तो जैसे आपने बात की 30 सेकंड रील्स की होती है, चाहे हम बात करें इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, माइक्रोसॉफ्ट की, ये सब की बात करें तो दे आर नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे सर। उनको भी उन्होंने भी पेशेंस रखा अपना, तब जाके आज जाके जो रिजल्ट उनको मिल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने पेशेंस जो था उन्होंने देखा, अपनी पूरी बिजनेस साइकिल देखी। तो वैसे ही जब भी आप फाइनेंशियल मॉडल में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा कि आज यार मार्केट गिरा हुआ तो कल को अप भी जाएगा। और हम सेकंड थर्डली चीज़ है कि आप उसको गोल से एसोसिएट कर दो। गोल से एसोसिएट कर दो तो डेफिनेटली जो आप चाहते हो एंड रिजल्ट जो चाहते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो आज की कन्वर्सेशन से मैं जितना समझ पाया हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है या फाइनेंशियल का जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, इट इज़ नॉट अ दैट ईजी जैसा हम एक क्लिक पे किसी ऐप पे कर देते हैं। उसके लिए हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग, हमारा एक लॉन्ग टर्म विज़न क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें इमरजेंसी क्राइटेरियाज क्या है, कब कौन से फ़ंड को हमें ऑप्ट करना है, एग्जिट एंट्री, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो रेगुलर अपडेशन, रेगुलर मार्केट को एनालिसिस करना, रेगुलर नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनसे अवेयर कराना आपको। सो ये कोई एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो मेरा इस कन्वर्सेशन के थ्रू तो बहुत सारा एक नॉलेज एनलाइटमेंट हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। अगर आप भी सोच रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और अभी तक आपने नहीं की है या सेल्फ से ही कर रहे हैं, तो हमारा सजेशन होगा कि एक राइट फाइनेंशियल प्लानर को आप अप्रोच करें और उनसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपकी प्रेजेंट अर्निंग्स है, या वो जो क्राइसिस के टाइम फंड के जो क्राइसिस होते हैं उसके बारे में जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसको आप डेफिनेटली डिस्कस करें। और इसके थ्रू आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है या जो एक फाइनेंशियल वैल्यू जो ड्राइव करना है आपको आपके रिटायरमेंट में या बच्चों की एजुकेशन में या उनकी शादी में, उसको आप बहुत प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। सर, थैंक यू फॉर ऑल योर सजेशन, ऑल योर इन्फॉर्मेशन। और डेफिनेटली यह पॉडकास्ट लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेगा। और एक जो अनअवेयरनेस है, जैसा आपने बताया कि अभी हम नर्सरी और KG1 पे ही हैं, ये डेफिनेटली आने वाले सालों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास तक हम इंदौर को लेके जाएंगे। और समय समय पे जब हमें लगेगा कि इस चीज़ पे हमें आपके व्यूज़ चाहिए, ओपिनियंस चाहिए और हमारी ऑडियंस को इससे कुछ हेल्प मिलेगी, तो हम डेफिनेटली आपको परेशान करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये जो अवेयरनेस ड्राइव्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके हो, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे ट्रैफिक को लेके हो, चाहे मेंटल हेल्थ को लेके हो, इसके लिए एक पॉडकास्ट इनफ नहीं होगा। इट इज़ अ मूवमेंट जो हमें लगातार चलाते रहना पड़ेगा और लगातार लोगों तक ऐसा कंटेंट पहुंचाते रहना पड़ेगा। थैंक यू फॉर कमिंग एट आवर स्टूडियो।
एंड थैंक यू आशीष भाई एंड अतुल भाई, जो आप लोगों ने मुझे ये चांस दिया कि मैं इंडोर टॉक में आऊँ और लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अवेयर कर पाऊँ. Thank सो you, वंस sir. अगेन थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर.